जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी लेक्चर नंबर 31 जी। इस लेक्चर में ये पेज नंबर है जी 290। IS 40 की कुछ थ्योरी रहती है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आए भाई, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। जी ये IS 16 में भी कुछ इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी। जी जी रिकग्निशन और मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं भैया, ये याद है ना जी। IS 16 में भी कुछ इस तरह की रिकग्निशन और मेजरमेंट की बातें पढ़ी थी। अच्छा, कहता है जी एसेट को रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा और फिर बाद में मैयर किस तरह करना है इसे, ठीक है। अच्छा भाई, स्टार्ट में एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है इनिशियली कॉस्ट के ऊपर, ऐसे ही है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद IS 40 में दो मॉडल्स हैं। कितने मॉडल्स हैं भाई? दो मॉडल्स हैं IS 40 में। एक है जी फेयर वैल्यू मॉडल, एक कौन सा मॉडल है भैया? और एक कॉस्ट मॉडल है, सही है। इसकी मेजरमेंट फिर इस तरह होगी। अच्छा जी, एक होता है रिकॉर्ड करना, एक अच्छा इसका होगा रिकॉर्ड किस तरह करना है। फिर मेजरमेंट का मतलब है अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैयर किस पे करेंगे। अच्छा, आए जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे। कहता था रिकग्निशन प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ऐसे ही है भैया। कहता है जी रिकग्निशन प्रिंसिपल का मतलब है जी कि एसेट को रिकग्नाइज कैसे करना है। कहता है ये बिल्कुल सेम है किससे? IS 16 से। एंड ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकग्नाइज एज वेन। कहता है इसको तब रिकग्नाइज करना है, बिल्कुल IS 16 की तरह है। बिल्कुल किसकी तरह है भैया? कहता है इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी विल फ्लो टू द एंटिटी। यही बात हमने IS 16 में भी पढ़ी थी, ऐसे ही है जी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। और दूसरा कहता कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो शर्तें पूरी होंगी तो एसेट को हम फिर क्या करेंगे, किताबों में रिकॉर्ड कर देंगे, सही है। इसे कहते हैं रिकग्निशन। इसे क्या बोलते हैं? कहता दोस कॉस्ट इनकर्ड इनिशियली टू एक्वायर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सही है, एंड कॉस्ट इनकर्ड सब्सिक्वेंटली टू ऐड, टू रिप्लेस और सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी। जी ये वाली कॉस्ट क्या हो जाती है, एसेट के अंदर ऐड हो जाती हैं, सही है। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। इसे क्या बोलते हैं भैया? वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है जो एसेट की लाइफ को बढ़ा दे, जो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे। ये 16 में भी ये बात पड़ी थी, सही है। अच्छा जी, इधर आए भाई और फिर कहता है, एक मिनट यार ये जी, फिर कहता है द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस। भाई बताइए रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चे हैं इनको कैपिटलाइज करना है या फिर क्या करना है, एक्सपेंस आउट। जी बोले शाबाश, एक्सपेंस आउट करेंगे। कहता है इनको किधर रिकग्नाइज कर देना है, प्रॉफिट और लॉस में। कहता पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। जी कहता है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब कुछ हिस्सा जो है वो किस तौर पे आया हो, रिप्लेसमेंट, हमने एक्वायर किया हो थ्रू रिप्लेसमेंट के तौर पे। देखो रिप्लेसमेंट पढ़ा था ना, पुराने एसेट दे के नया रिप्लेस कर लिया, इस तरह की सारी चीजें हमने 16 में भी पढ़ी थी। कहता फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर वॉल्स में बी रिप्लेसमेंट। कहता जो वॉल्स है ना इंटीरियर, इनको रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल वॉल के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर दिया? ओरिजिनल दीवार के साथ, दीवारों के साथ। इन दिस केस रिकग्नाइज द न्यू पार्ट्स। कहता भाई आपको याद है हमने मेजर इंस्पेक्शन पढ़ी थी IS 16 में जी, उसका ट्रीटमेंट याद है भाई? पुरानी को खत्म किया था, नई वाली को क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। इधर भी ट्रीटमेंट वही है। कहता रिकग्नाइज द न्यू पार्ट इफ इट मीट्स रिकग्निशन क्राइटेरिया। जी रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या भी पढ़ के आए हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, और एक और है जी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कहता है इसको किताबों में रिकॉर्ड कर दें रिप्लेसमेंट वाले को, और कहता है डी रिकग्नाइज कर दें किसको, द रिप्लेस पार्ट्स को। इसको क्या कर दें भैया, डी रिकग्नाइज कर दें, ठीक है जी। पुराने वाले जो इसको क्या कर दें भाई। अच्छा जी, कहता जी एंड ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट। इनिशियली किस पे मेजर की जाएगी? कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल मेजरमेंट। यही बात IS 16 में पड़ी थी। अच्छा जी, कहता था कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइज, इसके अंदर परचेज प्राइस शामिल होगी और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस इसके अंदर क्या होंगे भैया, ऐड होंगे। वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के लिए IS 16 वाली है, सही है। कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रोफेशनल फी, लीगल फी, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर टैक्सेस, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके भाई। अच्छा जी, कहता था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय, ये बहुत अहम है, इधर इंपॉर्टेंट लिखें। कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना, यानी इस इन वजूहात की वजह से इससे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, कैपिटलाइज नहीं करना। जी ए में लिखा है स्टार्टअप कॉस्ट, क्या भैया,
जी स्टार्टअप कॉस्ट जो है भाई, आज एक एमसीक्यूज भी किया था लेक्चर नंबर 30 में, उसमें भी आया था, कोई सेरेमनी कर ली, कोई इस तरह की चीजें हैं भाई, इसको कभी भी हमने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। कहता आगे अनलेस नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इज कैपेबल। अच्छा, इस सारी मुश्किल सी लाइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। कहता स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, स्टार्टअप कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कहता आपने नॉर्मल असूल किया है, इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। जी आगे जो लिखा ना, इस सारी मुश्किल लाइन का मतलब क्या है, कहता अगर इसके बगैर जो है वो एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में ही नहीं आ सकता, कहता फिर ये एक्सेप्शन होगी। फिर क्या होगी, एक्सेप्शन होगी। नॉर्मल हालात में इसे कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। ऑपरेटिंग लॉसेस, जी ये हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। एबनॉर्मल वेस्ट, ये भी एमसीक्यूज में आया था लेक्चर 30 में, ये एक्सपेंस में जाएंगे। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस में जाएंगे। ओके भाई, ओके है, सही है ना। तो या इन 3-4 लफ्जों को क्या कर लें भैया, याद कर लें। अच्छा जी, कहता जी आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट मुझे बताएं एसेट को किस पे रखा जाता है, मे चूज, क्या मेरे भाई चॉइस है आपके पास, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। आप एसेट को फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं और कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल के ऊपर रखेंगे मेरे भाई तो फिर क्या करना पड़ेगा, जी बोले शाबाश, फिर आपको एसेट को अगर आपने कॉस्ट पे रखा उस पे क्या आएगी, IAS 40 में डेप्रीसिएशन भी आ रही होगी। क्या आ रही होगी भैया, डेप्रीसिएशन भी आ रही होगी, और इंपेयरमेंट लॉस भी आ सकता है। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे तो भाई फिर क्या होगा, डेप्रीसिएशन नहीं आती, बल्कि आपको कहता ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रीमयर्ड एट फेयर वैल्यू। कहता रीमयर्ड का मतलब क्या, आपने शुरू में तो फेयर वैल्यू पे रखा, रीमयर्ड का मतलब है हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे आप दोबारा फेयर वैल्यू को क्या करेंगे, एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। आपको पता है हम लेजर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और इसका जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। ठीक है, एट एंड ऑफ ईच पीरियड पे लिखा हुआ है। कहता है एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन लॉस, ये किधर जाएगा भाई, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। किधर जाएगा भैया, अच्छा ये रीमयर्ड वाले लफ्ज की समझ आई है ना, रीमयर्ड क्या है, मयर तो किया हमने फेयर वैल्यू पे इसे, सही है जी, हमने इसे फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, बाद में दोबारा हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे इसे क्या करना पड़ेगा, रीमयर करना पड़ेगा। अच्छा जी, कहता था प्रॉपर्टी वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। 3 चीजें आ गई हैं, ये याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, कहता जी फॉलोज द प्रोविजन ऑफ IAS 16, कहता IAS 16 को फॉलो करना है। कहता वेयर गेन्स आर रिपोर्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड एज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस, नहीं सॉरी ये मैं क्या पढ़ाने लग पड़ा हूं जी। ये कहता है 16 में क्या होगा, द प्रॉपर्टीज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लेस इंपेयरमेंट लॉस। जी ठीक है भाई, ओके है जी। एक दफा आपने आप कॉस्ट मॉडल में थे, अब आपने पॉलिसी चेंज कर ली है, क्या की है, आप फेयर वैल्यू पे आना चाहते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर कौन सा था, कोई 10 या 11 था जिसमें हमने पढ़ा था, उसमें था अगर ये रिजल्ट हो इसका बेटर प्रेजेंटेशन, इट विल गिव बेटर प्रेजेंटेशन, सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर आप आ सकते हैं। ये बताता हूं फिर। अच्छा जी, वैसे ना कॉस्ट से फेयर पे जाना अच्छी बात है, फेयर से वैल्यू से कॉस्ट पे आना कोई इतनी समझ नहीं आती बात ये वाली। अच्छा ठीक है, मार्केट फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे आना ये कोई इतनी अच्छी बात समझ नहीं आती, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि जी ये ज्यादा अच्छी बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो फिर मजबूरी क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे ना फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आना ये किस चीज की अच्छी प्रेजेंटेशन है, सही है, हाँ कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाना ये बेहतर बात समझ आती है। अच्छा जी, चलें बहरहाल कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ये तो आसान चीजें हैं, ये तो ओके है जी। 4 नंबर पे आए पॉइंट पे, कहता IAS 40 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू मेजर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IAS 40 जो है भैया ये रिक्वायर करता है कि हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आपने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्यों पता होनी चाहिए, मैंने लेक्चर 30 में भी बताया था और 29 में भी बताया है कि भैया इसलिए फाइंड करनी है, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर तो फेयर वैल्यू होगी तो बात बनेगी ना, उसको मेजर ही उस पे करना है, सही है। और अगर कॉस्ट मॉडल है तो डिस्क्लोजर पर्पस के लिए मेरे भाई हमें फेयर वैल्यू लिखनी पड़ती है डिस्क्लोजर्स के अंदर, ठीक है, ओके है भाई जी। तो उसूल ये बना, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर फेयर वैल्यू पे ही एसेट को मेजर किया जाएगा और कॉस्ट मॉडल के अंदर एसेट को मेजर किस पे किया जाएगा, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक बुक वैल्यू पे, ठीक है भाई। लेकिन हाँ अगर मेरे भाई
फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर फिर भी आना है, फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर, चाहे वो कॉस्ट मॉडल के अंदर फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर आएगा और जो है फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर उसको मेजर ही फेयर वैल्यू पे किया जाएगा। अच्छा जी आगे पढ़े, कहता फॉर द पर्पज ऑफ आइदर मेजरमेंट एंटिटी इफ द एंटिटी यूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल, अगर फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके मेजर किस पे करना है, फेयर वैल्यू पे। कहता और डिस्क्लोजर पर्पसेस के लिए आपको फेयर वैल्यू चाहिए, अगर कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉस्ट। कहता एंटिटी इज इनकरेज, एंटिटी को इनकरेज किया जाता है बट नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह का एक डिस्क्लोजर हमने, इस तरह की एक बात हमने IAS 16 के डिस्क्लोजर में भी पढ़ी है, एडिशनल डिस्क्लोजर, जिसमें मैंने लिखवाया था, याद है ना भाई, वो याद है ना एडिशनल डिस्क्लोजर IAS 16 में, उसमें भी इस तरह की बात लिखी थी कि हम इनकरेज करते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेजर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी on the basis of valuation by an independent valuer, by an कहता जी वैल्यूएशन जो आपने IAS 40 में करवानी है वो किससे करवानी है, इनकरेज किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से आप करवाएं, यानी जो इंडिपेंडेंट बंदा हो, जिसका बाहर का बंदा, जिसका एंटिटी के साथ कोई ताल्लुक, कहता हु होल्ड्स रिकॉग्नाइज्ड एंड रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड रीसेंट एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपोजर भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, वह नॉलेज भी रखता हो, इन द लोकेशन एंड कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बीइंग वैल्यूड, कहता उस जगह का उससे नॉलेज भी हो जिस जगह वैल्यूएशन की जा रही है। ठीक है भैया। अच्छा जी, कहता ये हम जो है ना एनकरेज करते हैं कि इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। इसका मतलब इससे फिर ये समझ आता है कि कोई डिपेंडेंट बंदा भी वैल्यूएशन कर सकता है, सही है, लेकिन कहता है इनकरेज क्या किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी रिकॉग्नाइज, डी रिकॉग्नाइज का मतलब है किताबों से निकाल देना। डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, अगर तो ऐसा डिस्पोज हो गया तो इसे किताबों से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा जी। ए है डिस्पोजल, और दूसरा जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हमें कोई बेनिफिट ही ना मिल रहा हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी, तो भाई जब उससे बेनिफिट ही नहीं मिलना फिर किताबों से इसे क्या कर दें, निकाल दें। एक तो डिस्पोजल है, दूसरा कहता जी इधर आए, किधर गया, हाँ, कहता व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विथड्रॉन, परमानेंटली का मतलब होता है परमानेंटली विथड्रॉन, एक होता है टेम्परेरी बेसिस पे कुछ अरसे के लिए, परमानेंटली का मतलब है बस आपने पक्का पक्का इसे किताबों से बाहर निकाल दिया। फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल, तब आप क्या कर देंगे भाई इसे किताबों से जी। एसेट को कितनी सूरतों में किताबों से निकाल सकते हैं भैया, दो, या तो डिस्पोज कर दें या फिर भैया डिस्पोजल के वक्त, या फिर जब उसे परमानेंटली आप क्या कर दें, विथड्रॉ कर लें। सही है, ओके है भाई, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी। अच्छा सर, कहता जी गेन और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द रिटायरमेंट और डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब बेचना, रिटायरमेंट का मतलब है इसका एक्टिव यूज ही अब नहीं है। सही है। अच्छा जी, ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड एज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रोसीड्स का मतलब है जितना कैश मिला, कैश रिसीव की अमाउंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैश रिसीट की बात कर रहा है। ओके है ना। कहता एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, बुक वैल्यू की बात कर रहा है। कहता कंपैरिजन करना है बुक वैल्यू का और कैश रिसीट का, उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, ये रियलाइज गेन होता है। ओके है भाई, एक एमसीक्यूज भी किया था लेक्चर 30 में। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, सर ये एग्जांपल दी गई है। कहता जी ये एग्जांपल कर लेंगे आप, इस तरह के एमसीक्यूज भी हैं, वो भी आपको होमवर्क में दिए थे लेक्चर 30 में, एमसीक्यूज 1, 2 और 4, ये कर लेंगे भाई जी। भाई अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो कैश रिसीट जो है, जो रिसीट्स हैं उसका कंपैरिजन किससे करना है, फेयर वैल्यू के साथ, फेयर वैल्यू वर्सेस कैश जितना रिसीव हुआ। और अगर मेरे भाई कॉस्ट मॉडल है तो आपको पता है ना जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, नेट बुक वैल्यू। फिर नेट बुक वैल्यू का कंपैरिजन किससे करना है भैया, रिसीट के साथ जी। ओके है भाई, ओके। अच्छा जी, और इस तरह करके गेन आ जाएगा। अच्छा भाई, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा था। कहता जी चले मैं करवा ही देता हूं। कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की सेल हो रही है, 1,55,000,000, ठीक है भैया। और कहता जी सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 50,000, सेलिंग कॉस्ट कितनी है भैया जी, 50,000 है। अच्छा भाई, अब भाई ये तो देखें, अब ना एक बात आपने कंफ्यूज नहीं करना, एक लेक्चर नंबर 30 में एमसीक्यूज आया था। कहता जी आपने
मेरा ख्याल 1 मिलियन थी उसकी फेयर वैल्यू, ऐसे ही है, 2 लाख थी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो मुझे बताएं जो गेन आना था, जो फेयर वैल्यू का गेन है, जो कौन सा गेन है फेयर वैल्यू का, वो एमसीक्यू कुछ नंबर बता दें। तो फेयर वैल्यू का गेन कितने का आना था, नेट करके या नेट किए बगैर? जी नेट किए बगैर आना था, ठीक है ना। फेयर वैल्यू का गेन, सिर्फ फेयर वैल्यू का कंपैरिजन फेयर वैल्यू से करना है। लेकिन जब आपने एसेट को बेचने का सोच लिया, ये तो है ना, एसेट को बेचना नहीं है, अब आपने एसेट को बेचने का सोच लिया, जिस तरह ये 36 में था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, याद है ना, ये 36 में ये होता था क्योंकि आप वर्किंग कैश प्रोसीड्स की कर रहे हैं। अच्छा जी, इधर मुझे बताएं भाई, अब आपने एसेट को बेचने का सोच लिया है, किसका सोच लिया है, तो मेरे भाई बताएं मुझे, क्या ये डिस्पोजल जो है इसकी कॉस्ट माइनस होनी है कि नहीं होनी? अब होनी है, क्योंकि अब आपने एसेट को क्या किया, बेचने का सोचा। जब आप फेयर वैल्यू पे रखना चाह रहे हैं एसेट को, अब अभी आपने बेचने का नहीं सोचा, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है वो इररेलेवेंट है। क्या है भाई? इररेलेवेंट। वो मुझे एमसीक्यूज लिंक करवा दें भाई, वो कौन सा एमसीक्यूज है? IAS 40 का 2 मिलियन नहीं था मेरा ख्याल है, जिसके अंदर 2 लाख का कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, वो एमसीक्यूज था IAS 40 में। मैं देखता हूँ IAS 40 में वो एमसीक्यूज था, लेक्चर नंबर 30 में। 1 मिनट भाई, 1 मिनट जी, हाँ जी, एमसीक्यूज नंबर 5 ये, इसमें हमने ये 2 लाख माइनस क्यों नहीं किया? क्यों भाई, हम फेयर वैल्यू का कंपैरिजन फेयर वैल्यू से कर रहे हैं, अभी बेचने का नहीं सोचा, सही है ना। रिपोर्टिंग डेट पे क्या कर रहे हैं, फेयर वैल्यू का जी, अब उसको चेंज जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भैया, नेट सेल प्रोसीड्स है 1.5 मिलियन और कैरिंग अमाउंट इस एसेट की है, ये एग्जांपल नंबर 1 से लिंक किया हुआ इन्होंने। एग्जांपल नंबर 1 में कैरिंग अमाउंट इधर निकाली हुई है, कहते हैं जी वो है जी 1.004, ठीक है जी, ये इधर आके लिखी। तो गेन कितना आया मेरे भाई? गेन आ गया 496,000 का। कितने का गेन आया? और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे इसको रखना है एसेट को, तो भैया सेल प्रोसीड्स कितनी है? 1.5 मिलियन की, ठीक है सर। और फेयर वैल्यू एसेट की कितनी है? 1.3। ये इधर लिंक किया है इन्होंने एग्जांपल नंबर 1 के साथ, ठीक है सर। एग्जांपल नंबर 1 अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें फेयर वैल्यू दी है प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो भैया फिर गेन कितना आएगा? 2 लाख का। ओके है भाई? ओके है। अच्छा जी, डन डन डन। तो अब मेरा नहीं ख्याल के IAS 40 में भी कोई चीज रह गई है जो हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर ना की हो। एक एक लाइन बुक की पड़ी है, IAS 16 की भी, IAS 36 की भी, IAS 40 की भी। अब मेरे भाई हमने आना है इसके MCQs की तरफ। किधर आना है जी? ये MCQs हैं मेरे भाई, ये IAS 40 के तो पहले डिस्कस कर लिए, अब किसके डिस्कस करने हैं? IAS 36 के। किसके MCQ डिस्कस करने हैं मेरे मासूम दोस्तों? IAS जी, ओके है। ओके, अच्छा जी, आए जरा जी, IAS 36 को जहन में लेके आए भाई। थ्योरी ना मैंने इसलिए सारी एक ही दफा नहीं पढ़ाई IAS 40 की 30, ताकि ना ज्यादा जब इकट्ठी थ्योरी पढ़ते हैं ना तो बंदा बोर हो जाता है। इसलिए थोड़े से MCQ, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से MCQ, थोड़ी सी थ्योरी। मेजर थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं, सही है। IAS 40 की जो थोड़ी सी रह गई थी वो मैंने अभी पढ़वा दी। अब IAS 36 के MCQ जहन में लेके आने हैं, IAS 36 की बातें जहन में लेके आनी है, ठीक है भाई। अच्छा जी, लेके आए IAS 36 को, ऐसे ऐसे करके IAS 36 को जहन में लेके आए। IAS 36 इंपेयरमेंट के बारे में, किसके बारे में है भैया? इंपेयरमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल में भी होती है और कॉस्ट मॉडल में भी होती है, ठीक है सर। ओके है। अच्छा जी, और इससे रेलिवेंट बातें, इंडिकेटर्स होते हैं इंपेयरमेंट के। अगर इंडिकेटर कोई है तो इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, सही है। इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ये तो खुशी की बात होगी, या तो रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। ओके भैया। अच्छा, इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक क्या होता है भैया? इंटरनल होता है, ठीक है सर। पढ़े हुए हैं भाई? अच्छा जी, कहता MCQ1 कहता इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कहता अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? ये हमने पढ़ा था IAS 36 में। तो भाई फिर क्या करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीजें हैं, फिर हम क्या करेंगे? वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेंगे, सही है ना जी। जवाब क्या है भैया? जी शाबाश। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंडिकेशन दैट एसेट मे बी इंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू IAS 36 जी।
भाई कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि एसेट जो है वो इंपेयर होने लगा? इंडिकेटर्स कौन से हैं? कहता है डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। सर डिक्रीज से नहीं, इंक्रीज से। अगर मैंने प्रूव करवाया था लेक्चर 30 में, शायद लेक्चर 30 के पार्ट ए में, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, तो भैया लेक्चर 30 ए के पार्ट ए में हमने प्रूव किया था अगर डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता है तो भैया डिस्काउंट फैक्टर का और प्रेजेंट कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है। अगर कम होगा तो मार्केट वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की क्या हो जाएगी भैया? ज्यादा हो जाएगी। सही है, ये तो मैंने खैर उधर करवाया था ना, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में आपको समझाया था भैया। अच्छा जी, तो मुझे बताएं, ये तो मैंने खैर वैसे ही ऐसे बात की है, मुझे बताएं अगर ये डिक्रीज होगा मार्केट इंटरेस्ट रेट तो भैया वैल्यू इन यूज है, तो वैल्यू इन यूज की वजह रिकवरेबल अमाउंट में आती है वैल्यू इन यूज, ऐसी है भाई, तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाएगी। याद है ये बात? ये मैंने खैर लिंक भी करवा दी है, लिंक। हाँ 10 और 12, वेल डन वेल डन, सही है सर। अच्छा जी, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, भैया अगर तो इंक्रीज होगी तो फिर मसला क्या है? फिर तो इंपेयरमेंट तो अच्छी बात है, इंडिकेटर ये वाला इंडिकेटर तो अच्छा है, इंपेयरमेंट का थोड़ी है। कहता है डैमेज कॉज टू द एसेट, अगर एसेट डैमेज हो जाए तो दिस इज एन इंडिकेशन। कहता है जी मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस। जी मैंने एग्जांपल इसमें क्या दी थी याद है? मैंने कहा था इस्लामाबाद से आप लेके आ रहे हैं किधर? लाहौर के अंदर लेके आ रहे हैं, सही है जी। तो अब एसेट जब ये इस तरह की हालत में होगा, रीऑर्गेनाइज करना होगा तो भाई उसका सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब इधर की कस्टमर डिफरेंट है, इधर की क्लास डिफरेंट है, ठीक है सर। तो ये इंडिकेशन है किसका? इंपेयरमेंट का। अच्छा जी, सी और डी जवाब है जी। कहता है जी IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट कंटेन्स नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। जी ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? इवेंट्स का मतलब इंडिकेटर्स हैं, क्या हैं? कहता है IAS 36 में कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, विच में इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं द इंपेयरमेंट ऑफ एन एसेट। जी बिल्कुल ठीक है। कहता इन अकॉर्डेंस विद IAS 36, कहता इसके मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग कुड डेफिनेटली नॉट बी एन इंडिकेटर। जवाब देना है जो नहीं है, जो क्या है? ऑफ पोटेंशियल इंपेयरमेंट ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। जी भैया आपने कहना जो इंडिकेटर नहीं है वो जवाब आना है इसका। कहता अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट्स, तो भैया तो इंडिकेटर है। प्राइसेस जो है मार्केट वैल्यू एसेट की कम हो रही है, यस दिस इज एन इंडिकेटर। अच्छा मैं टिक नहीं लगाता, वो इसका जवाब ये नहीं है, वो बच्चे समझेंगे पता नहीं टिक लगाया तो इसका जवाब ये है, तो ए तो जवाब नहीं है, ये तो इंडिकेटर है। एडवर्स चेंजेस इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर एसेट्स, कहता एसेट उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितना की एक्सपेक्टेड है, तो भाई दिस इज एन इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा जी, a significant change in the technological environment in which an asset is employed making its software effectively obsolete हो गया है। जी बताएं भैया, सिग्निफिकेंट चेंज है टेक्नोलॉजी में, तो भैया फैशन का चेंज होना, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, लॉज एंड रेगुलेशंस का चेंज होना, इकोनॉमी का चेंज होना, तो भैया ये इंडिकेशन है, ठीक है। आगे आए, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट्स, कहता है जो एंटिटी की कैरिंग अमाउंट है ना नेट एसेट्स की, बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मैंने समझाया था एक्सटर्नल इंडिकेटर में चौथे नंबर पे आ रहा था ये। भाई इंडिकेटर तो तब है ना, इंडिकेटर तो तब है मेरे भाई जब, इधर आए, इंडिकेटर तो तब है मेरे भाई कब? जब बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो है यानी इक्विटी जो है, ये क्या है भैया? ज्यादा है किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या इक्विटी, ऐसे ही है ना। कहता जी आपकी किताबों में जितनी इक्विटी है उसकी जो बुक वैल्यू है, कहता वो ज्यादा है, मार्केट में तो इतनी अमाउंट ही नहीं है इक्विटी की। यानी ये कैसी आती है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। ओके भैया, इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझाया था, ये बात समझ आएंगे भाई। तो मुझे बताएं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो क्या है? बुक वैल्यू, ये तो रिवर्स है, ये तो ऐसे है, मुंह इधर का खुला हुआ है। अगर आपने देखना हो ना, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी है, तो इधर क्या बड़ा है? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो सर ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है, सही है। तो इसका जवाब क्या है मेरे भाई? ये इक्वेशन याद रख लें, ये उधर ही जाके लिख लेनी चाहिए वैसे आपको। इंपेयरमेंट मैंने उधर खैर पता नहीं लिखवाई थी शायद कि नहीं, चलें उधर लिखवाई नहीं थी लेकिन लिखी हुई थी, इधर देखें
ये था लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 में मेरे अजीज दोस्तों अगर हम इधर आए ये, तो ये एक इक्वेशन मैंने लिखी थी, आपने पता नहीं नोट की तब के नहीं। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ज्यादा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। सही है। इफ बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जी इज लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो भैया फिर कोई इंडिकेशन नहीं होती। सही है, तो अच्छी बात है बस। ओके ओके अच्छा जी, तो इसका जवाब क्या है भाई? डी, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। है भाई। ये हम कौन, हाँ ये तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं भाई। अच्छा जी तीसरा, ये 5वें पे मैंने टिक लगा दी है जी। चौथा पढ़े भैया जी। कहता है ए फायर एट द फैक्ट्री, आग लग गई ऑन 1 अक्टूबर 2016, डैमेज द मशीन, मशीन को क्या कर दिया? कहता लिविंग इट विद द लोअर ऑपरेटिंग कैपेसिटी। कहता अब यूनिट्स उतने शायद नहीं बन सकते, कैपेसिटी कम हो गई है मशीन की। द अकाउंटेंट कंसीडर्स दैट एंटिटी विल नीड टू रिकॉग्नाइज एन इंपेयरमेंट लॉस। क्या करना है भैया? इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है इन रिलेशन टू दिस डैमेज। द अकाउंटेंट हैज असर्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है इसका मतलब? कहता एट 1 अक्टूबर 2016 जी अकाउंटेंट ने कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है भैया? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जी। कहता कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की भाई? 60750। इसका कंपैरिजन करना है इंपेयरमेंट टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट के साथ। भाई इक्विटी जो सॉरी एन इक्विवेलेंट न्यू मशीन वुड कॉस्ट कितना? भाई ये तो इररेलेवेंट है। ये क्या है? इररेलेवेंट। ये क्या है भाई? हमें नई मशीन का क्या करना है, तो इस जैसी मशीन की वैल्यू का पता चलाना है। द मशीन कुड बी सोल्ड इन इट्स करंट कंडीशन, बिल्कुल सही बात। इस तरह की हालत में जो मशीन है वो कितने की बिक जाएगी? फॉर अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कितना? 45,000। कहता डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट, इसको उतारने की कॉस्ट जिधर लगी होगी, इंस्टॉल की होगी, डी इंस्टॉल करना है। कहता है रुपीस कितना है? 42,000। तो भैया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? आइए 36 में फेयर वैल्यू नहीं है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी है। तो भैया 43,000 क्या है भाई? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है भाई। अच्छा जी, और इन इट्स करंट कंडीशन द मशीन कुड ऑपरेट फॉर 3 more years विच गिव्स इट अ वैल्यू इन यूज रुपीस कितना? वैल्यू इन यूज कितना है भैया? 38685। उसने वैल्यू इन यूज खुद बता दी है, तो वैल्यू इन यूज कितना है भैया? 38685। ऐसी है जी। अच्छा जी, और मेरे भाई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना? 43,000। इन दोनों में से हायर क्या है? 43,000। अब हमारा एसेट मेरे भाई किस अमाउंट पे होना चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट पे। लेकिन पड़ा हमारे एसेट की औकात कितनी है? 43,000। हमारा एसेट पड़ा कितने पे हुआ है भैया? 60750 पे। तो इस एसेट को इधर के रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आना पड़ेगा जी। बताएं कितना कम करना है जी? माइनस कर दें 177। ओके है भैया। दिस इज इंपेयरमेंट लॉस। दिस इज क्या है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये मेथड 1 ही होते हैं। अगर कह देना एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला तरीका लगाओ, तो फिर इधर पहले आप एसेट को किताबों से बाहर कर फेंकेंगे। क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और एसेट क्रेडिट, और फिर एक एंट्री करेंगे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। लेकिन ये तरीका फॉलो नहीं करना जब तक खुद ना के। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा तरीका फॉलो करना है? मेथड 1। अच्छा जी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अच्छा जी, जवाब क्या है? 17750। सलीम भी इसकी वायर जी पता नहीं क्या तंग की। अच्छा नहीं, वो मेरा ख्याल अच्छा भाई, इसका जवाब क्या बना? बीटा। ओके भैया जी, आगे पढ़ें जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, जो इंडिकेटर नहीं है ऑफ इंपेयरमेंट का जी। कहता एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन विच एसेट इज एम्प्लॉयड हैविंग एन एडवर्स इंपैक्ट इन ऑन इट्स फ्यूचर यूज। जी भाई ये तो है ना। कहता है इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज होना भी बिल्कुल है, डिस्काउंट फैक्टर का ज्यादा होना। कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटी नेट एसेट इज हायर देन एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स
इन इशू मल्टीप्लाइड बाय इट्स शेयर प्राइस। तो भैया देखें मार्केट जी बुक वैल्यू वाली बात आ गई ना, वो इक्वेशन देखें, बुक वैल्यू ज्यादा है तो भैया ये क्या होगा, बोलें शाबाश जी। तो ये इंडिकेटर है ये। अच्छा जी, कहता द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कहता जी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल का मतलब क्या है भाई, बोलें एनआरवी क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब ये होता है कल को यही वाली इन्वेंट्री जो है मार्केट में अगर सेल करेंगे तो इतने की बिक जाएगी, ये एक एस्टिमेट है। कहता है ये ज्यादा है, कहता जी सॉरी कहता जी एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू फायर, कम हो गई है। कहता ऑल्दो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। जी भाई फिर तो नहीं होगा, ये तो इंडिकेशन नहीं है, ये तो इंडिकेशन, हाँ इंडिकेशन तब होती है नो डाउट। कल को जो अगर ये क्या कहते हैं फायर ना होती तो हमारी जो हमारा जो इन्वेंट्री थी वो 50 रुपए की शायद बिकती, मैं अज्यूम कर रहा हूं 50 रुपए। कहता अब ये 40 पे है, अब कितने की बिकेगी, अफेक्ट हुई है, लेकिन कहता कैरिंग अमाउंट अभी भी क्या है भैया, कम है। कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होती भैया तो फिर मसला आना था। अच्छा आपने एक चीज नोट की है, इधर उसने लफ्ज इन्वेंट्री का लिखा, इन्वेंट्री का लिंक क्या है आइए 36 में भाई देखें, ये हैं वो वाले यूनिट्स जो इस प्लांट से बन रहे हैं। जब इस प्लांट से बनने वाले यूनिट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस प्लांट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी जी। ये इंडिकेटर है लेकिन ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है, क्या है, ये प्लांट के बारे में वो डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। देखें ये इन्वेंट्री, ये मैंने शायद बताया था भाई, जब यूनिट्स की वैल्यू कम, बंदे की जब वर्थ कम हो जाएगी, देखिए मैंने कहा था एक एंटिटी उस बंदे को वर्थ देती है भाई जिससे कुछ कमा भी रही हो, ऐसे ही है ना जी। अगर भाई एक वर्कर है विला बैठा रहता है तो उसकी वर्थ भी नहीं होगी। इस तरह इस प्लांट की वर्थ तब होगी जब इससे बनने वाले यूनिट्स अच्छे खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। अगर इसकी वैल्यू कम होती है भैया तो फिर क्या होता है, इस प्लांट की भी वर्थ नहीं रहती, फिर ये भी इंपेयर होगा। लेकिन क्या इससे बनने वाले यूनिट्स इंपेयर हुए हैं, नहीं हुए, तो फिर प्लांट भी इंपेयर, ये उर्दू में लिखना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर है। ये क्या है भैया जी, ये देखे ना इन्वेंट्री का लफ्ज आया, इन्वेंट्री, हालांकि इन्वेंट्री पे तो ये चैप्टर लगता ही नहीं है, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट पे तो IAS 2 है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे कौन सा चैप्टर है, IAS 2 है भैया, ये चैप्टर तो नहीं लगेगा इन्वेंट्री के ऊपर, लेकिन ये रेलेवेंट है। क्या है भैया, क्यों रेलेवेंट है, मैंने समझाया, क्योंकि जब इस प्लांट से यूनिट्स बन रहे हैं भैया, जब उनकी वैल्यू कम है तो प्लांट की भी कम हो जाएगी। लेकिन क्या कम हुई, क्या इतनी कम हो गई है कि बुक वैल्यू से भी नीचे चली जाए, नहीं। तो इसका मतलब है जब इन पे इंपेयरमेंट नहीं है तो भाई फिर एसेट पे भी नहीं होनी चाहिए। ओके भैया जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। तो जवाब क्या बना भैया इसका, डी डेल्टा। ओके भाई, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 6 में आई, कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स आर, कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बिल्कुल सही बात। कहता जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई मुझे, ये तो इसका अल्फा ही बनेगा। अच्छा जी, इधर प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, ये फाइनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग, ये प्लस की वजह से तीनों क्या हो गए भैया, गलत हो गए हैं। ओके है भाई जी, 7 पे आए। कहता एन एसेट इज इंपेयर्ड इफ, कहता एसेट इंपेयर हो जाएगा भी, कब होगा इंपेयर, जब उसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, औकात से ज्यादा है जी। इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। तो बता दें किस ऑप्शन में है, बीटा। इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड द अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू यूज या सेल से, यूज का मतलब वैल्यू इन यूज है, क्या है, और सेल का मतलब क्या है भैया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बातें कर रहे हैं। ओके भाई जी, तो बीटा बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। कहता वैल्यू इन यूज, इन वैल्यू इन यूज क्या है, समझ ले बात को। कहता डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है, डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं ना भाई। कहता जी ये क्या होता है, डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आती है किसकी भैया, कैश फ्लोज की। कौन से वाले कैश फ्लोज, जो एसोसिएटेड है, फ्यूचर कैश फ्लोज जो एसोसिएटेड है एसेट्स के साथ, सही है भाई। अच्छा जी, आप पढ़ें। कहता था डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट
एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। सही है भाई। वैल्यू इन यूज के अंदर एक तो कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आते हैं, दूसरा एंड पे एसेट अगर बेच के उसको कुछ पैसे आए, कोई नेट प्रोसीड्स हो तो वो भी रेलेवेंट होती हैं। ओके भैया जी, तो बीट्स का जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है IAS 36 अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। भाई इन्वेंट्री के ऊपर तो नहीं लगेगा, इन्वेंट्री के ऊपर तो नहीं लगेगा IAS 36। IAS 36 किस पे लगेगा, आए जरा IAS 36 पे आए, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगेगा जी। इधर आए भैया, स्कोप पढ़ लें इसका। क्या पढ़े भाई जी, स्कोप पढ़ें इसका। कहता स्कोप क्या है इसका, कहता IAS 36 इज नॉट एप्लीकेबल। क्या है भैया, to various assets because IFRS applicable to those assets have mechanism to ensure the relevant asset is not overstated। अच्छा, ये सारी लाइन को छोड़ें, क्या लिखा है, कहता जी हर किसी एसेट का ना अपना अपना, सॉरी हर किसी का अपना अपना क्या होगा भाई, हर चीज का अपना अपना स्टैंडर्ड है। क्या है भाई, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट देखा जाएगा। कहता इन्वेंट्रीज जो है ये भी इंपेयर होती हैं, लेकिन इसको कौन सा स्टैंडर्ड डील करेगा, IAS 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। भैया इधर मुझे बताएं, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम फेयर वैल्यू पे हमने रखा, क्या उस पे इंपेयरमेंट आएगी भाई, नहीं। इसका जवाब ये बना फिर वो वाले एसेट्स उन पे इंपेयरमेंट आती है जो हमने, जो टेंजिबल एसेट्स हो, जो क्या हो भैया, टेंजिबल एसेट्स हो और कॉस्ट मॉडल पे पड़े हो। ओके, सादा बात करूं तो लिखें अपने पास, इंपेयरमेंट किस पे आती है भैया, टेंजिबल एसेट्स पे जो कॉस्ट मॉडल पे हो जी। टेंजिबल एसेट्स पे जो किस मॉडल पे हो भैया, किस पे हो, कॉस्ट मॉडल पे। ओके भाई, सही है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे है तो टेंजिबल, लेकिन वो फेयर वैल्यू मॉडल है उस पे। ये लाइन याद कर ले, इंशाल्लाह सारे MCQs हो जाएंगे। इसका मतलब इन्वेंट्री पे भी नहीं आएगी, इसका मतलब है इनटेंजिबल एसेट्स पे भी नहीं आएगी। और इनटेंजिबल एसेट्स को स्टैंडर्ड डील करता है IAS 38, FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, इधर आए कहता IAS 36 इज एप्लीकेबल टू सर्टेन एसेट्स बट नॉट लिमिटेड। कहता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16। जी सर, अब मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने कहा मैंने आपको ये अभी लाइन क्या लिखवाई है, कॉस्ट मॉडल पे होते हैं। आगे लिख लें भैया IAS 40, आगे लिखें IAS 40 और नीचे लिखें एंड IAS 16। इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, कॉस्ट भी और रीवैल्यूएशन भी। इसके अंदर कॉस्ट भी आ जाएगा सर जी और रीवैल्यूएशन भी आएगा। सही है सर। अच्छा जी, अब इधर आए, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, भाई इस पे तो आएगी चाहे फेयर वैल्यू, चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल हो, चाहे कौन सा मॉडल हो, कॉस्ट मॉडल हो। एग्री। अच्छा जी, कहता इनटेंजिबल एसेट्स, सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स के लिए तो भाई इसकी ये तो अपना स्टैंडर्ड है ना, ये 38, उसके मुताबिक इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी इस पे इंपेयरमेंट आ सकती है, इंटेंजिबल एसेट्स पे आ सकती है, ये याद रखना है, आ सकती है इस पे। ठीक है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट वो बाद में देखेंगे किस स्टैंडर्ड। अच्छा, उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड यूजिंग कौन सा मॉडल, कॉस्ट मॉडल। ओके भाई, इंटेंजिबल पे भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन ये IAS 38 है। क्या है, IAS 38 पे ना डेप्रिसिएशन, जिस तरह IAS 16 में डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल एसेट वो हैं जिनको छुआ ना जा सके, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, अमोर्टाइजेशन होती है। क्या होती है भाई जी, इस तरह इंपेयरमेंट भी आ सकती है। लफ्ज के इस्तेमाल करते हैं, बात की बात है। इसके जवाब में तो उधर इंटेंजिबल एसेट्स पर ही जी जी, IAS 36 अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट। एक मिनट आगे आने देना। अच्छा, उसके बाद भाई ये जो है आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इंपेयर्ड, भाई ये आप कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। चले मैं कोशिश करता हूं पढ़वाने की, मैं करता हूं कोशिश। पहले जवाब पे आ जाएं इसके। जी सर, लेक्चर 31 आ जाओ भाई, 31 पे जी। कहता IAS 36 अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, भाई इन्वेंट्री पे तो नहीं लगेगा ना, इसका IAS 2 है। कहता फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। भाई ये फाइनेंशियल एसेट्स जो है ये है IFRS 9। क्या है, FAR 2 में जाके आप पढ़ेंगे। ये फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या हैं, FAR 2 में जाके पढ़ेंगे, IFRS 9 डील करता है। तो ये IAS 36 नहीं इस पे लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा इधर मेरी बात, इधर उसने सवाल पूछा IS-36 अप्लाइड, IS-36 किस पे अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा कहता एसेट हेल्ड फॉर सेल, एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो भैया नहीं, ये होगा एसेट हेल्ड फॉर, हाँ ये तो ये तो इस पे नहीं होगा ना, ये तो इन्वेंटरी है। अच्छा एक और भी एसेट हेल्ड फॉर रीसेल, फॉर सेल, इसका एक और भी स्टैंडर्ड है IFRS 5, क्या ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और वैसे भी आपको पता है इस पे IS-36 नहीं लगेगा। अच्छा जी कहता प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स एंड, जी ये हमारा जवाब है, ये क्या है भैया, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में तो आती है, चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो चाहे क्या हो भैया, हाँ, और इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं भाई इस पे भी आएगी, इस पे भी इंपेयरमेंट आती है, हाँ, लेकिन इसको स्टैंडर्ड कौन सा डील करता है, IS, लेकिन इंपेयरमेंट इस पे आएगी, लेकिन इंपेयरमेंट इस पे आएगी। अच्छा जी इंपेयरमेंट इस पे आएगी भाई, IS-38 इंटेंजिबल एसेट है, इस पे डेप्रिसिएशन भी होती है लेकिन अमोर्टाइजेशन की शक्ल में, ये अपनी वैल्यू को भी लूज करता है लेकिन अमोर्टाइजेशन। मैंने कोई लाइन लिखवाई है, अभी मेरा ख्याल पड़ता है कि इंटेंजिबल एसेट के बारे में, इंटेंजिबल एसेट के बारे में मैंने कोई लाइन लिखवाई है भाई, टेंजिबल के बारे में लिखवाई कि इंपेयरमेंट टेंजिबल एसेट्स, अच्छा वो टेंजिबल, हाँ ठीक है, टेंजिबल के बारे में तो भाई आएगी, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट है, IS-16 में दोनों पे आएगी, और मेरे भाई IS-40 के अंदर सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे आएगी, ठीक है सर। और तीसरा क्या, किस पे इंपेयरमेंट आएगी भैया, इंटेंजिबल एसेट्स पे, किस पे आएगी, इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड है IS-38, लेकिन इस पे अगर इंपेयरमेंट आएगी तो वो IS-36 के मुताबिक ही आ रही होगी, ठीक है सर। अच्छा जी, अच्छा जी आए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे, कहता इन अकॉर्डेंस विद IS-36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही, कहता कौन सी स्टेटमेंट सही है, कहता इंपेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, जी बताएं भाई, क्या इंपेयरमेंट रिव्यू जो है आपने हर साल करना ही करना है, भाई आगे लिखें तब करना है जब इंडिकेटर्स हों, जब क्या हो भैया, जब इंडिकेटर्स हो तो फिर आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लाजमन परफॉर्म करना है अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, ओके मेरे भाई। देखें हर साल करना जरूरी नहीं है, हाँ अगर इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं और हर साल आ रहे हैं फिर करना पड़ेगा, आगे लिखें अगर इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं, अगर क्या है भैया इंडिकेटर्स हैं, तो फिर रिपोर्टिंग पीरियड, अगर रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, ऐसे ही है चन, वो ऐसे ही है, कहता इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, तो मेरा ख्याल है ये बात ठीक है, ये बात ठीक है भाई, प्रैक्टिकली तो छोड़ें बहरल, लेकिन ये बताएं अगर हमारे पास कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट में से कोई, दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाती है तो हमारा गुजारा तो हो जाता है, ऐसे ही है ना, तो ये बात ठीक है भाई। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी हमारे पास है और वो ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, इसका मतलब हमारे एसेट जितने पे पड़ा है उसकी औकात उससे ज्यादा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा जी ये सही है भाई। तीसरे पे आए, कहता है इंपेयरमेंट इज चार्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अनलेस, कहता है ये प्रॉफिट और लॉस में सीधा का सीधा जाना है, कहता रिवर्स अ गेन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी इन विच केस इट इज ऑफसेट अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन सरप्लस, जी मेरे भाई ये बात सही है गलत है, कहता है जी इंपेयरमेंट लॉस ने सीधा किस में जाना है, प्रॉफिट और लॉस में जाना है, कहता लेकिन अगर आपने OCI, अगर आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके उससे कोई अमाउंट आपने सेट, अगर आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर पहले उस सरप्लस को क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भैया, ऑफसेट, ठीक है भाई, फिर आपको प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना पड़ेगा, वो याद है सिनेरियो नंबर 1, आप डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएं, अगर कोई सरप्लस पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन मॉडल में, कॉस्ट मॉडल में तो नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, पहले उस सरप्लस को कम करेंगे, जो बच गया ऑफसेट करने के बाद वो फिर प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। इसके साथ लिख लें ये रिवैल्यूएशन मॉडल की बात हो रही है। इसका जवाब क्या बना भाईजान, 2 और 3, जवाब क्या बना सर, 2 और 3, ओके। अच्छा जी ये रिकवरेबल अमाउंट बताएं क्या होती है भैया, रिकवरेबल अमाउंट बताएं हायर ऑफ, जी तो क्या जवाब बना भैया,
जी सही है भाई, ये चार्ली बनता है ना इसका। अच्छा जी, ये पढ़ लें भाईजान 12 नंबर पे। कहता व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस, क्या पूछना चाह रहा है इंपेयरमेंट लॉस। कहता ऑन द मशीन, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सही है, लॉस कौन से वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना भाई। अच्छा जी, कहता है मशीन की कैरिंग अमाउंट है 850,000, कितनी है। कहता है 31 मार्च 2019 पे। ओके जी, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है उसकी 780,000 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है 25,000। तो जी मार्केट वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू है, इसका मतलब है 755,000 हमारे पास क्या है भाई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। एग्री। अच्छा जी, कहता है न्यू मशीन वुड कॉस्ट, या तो ये तो रेलिवेंट ही नहीं है लाइन, ये लाइन क्या है। कहता है द मशीन विच ओन्स द मशीन एक्सपेक्ट इट टू प्रोड्यूस नेट कैश फ्लोज ऑफ 300,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। कहता है कंपनी के पास जो मशीन है विच ओन्स द मशीन, एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कैश फ्लोज कितने आएंगे भैया, 3 लाख रुपए के पर एनम। कितने आएंगे भैया, पर एनम। भाई एनविटी फैक्टर के साथ अगर मैं इस 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दूं, सेम कैश फ्लोज है ना भाई। अच्छा जी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोड्यूस नेट कैश फ्लोज, तो हमें नेट ही चाहिए ना, कैश इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। जी इधर आए भाई और इधर करें 1.08 है ना, तो कितने साल है भाई, 3 साल है, 3 के 4। जी 3 साल, तो बताएं जी वैल्यू इन यूज कितनी है। मैंने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, समझाया था उस दिन। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो 1 2 3 करें और पहले इधर 3 लाख लिखें, फिर इधर लिखें, फिर इधर 300,000 लिखें। ये आपके पास ए का जवाब आ गया, नेट इनफ्लोज, नेट कैश फ्लोज। फिर डिस्काउंट फैक्टर कितना है 1.081 की पावर -1 करें, फिर -2 करें, फिर -3 करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये सेम जवाब आएगा। जी जवाब बता दें ऊपर वाले का। 77 32 77312। ये तो जवाब नहीं है, गलत है, ये बताया आपने भाई, गलत बताया ना, पूरा बताएं जी। 0.90 कैसे हो सकता है भाई, ये कुछ 29। हाँ ये होगा ना चन्न, वो 3 लाख है ना। अच्छा जी, तो मुझे बताएं भैया बुक वैल्यू कितनी है एसेट की, बुक वैल्यू है भैया 850,000, कितनी है, और वैल्यू इन यूज 773129, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है भैया 755। इन दोनों में से हायर क्या है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से ये हायर है। तो 850,000 क्या है भाई एसेट की बुक वैल्यू, हालांकि एसेट को होना इस अमाउंट पे चाहिए, दोनों का डिफरेंशियल ले लें भाई। कितना भाई 7687। जी ठीक है, ओके है भाई। इस तरह का क्वेश्चन आया तो कर लेंगे भाई। IS 36 कहता सजेस्ट हाउ इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट माइट बी रिकग्नाइज। जी बोले भाई। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल फैक्टर्स, इधर स्पेसिफाई किया, इधर इंडिकेटर्स का नहीं बताया बल्कि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स का बताया, ये सी बंद हो सकता है, इधर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स का बताया, एक्सटर्नल बताने हैं भाई। कहता अनयूजुअल सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, भाई ये तो मार्केट का मसला है, हमारा मसला थोड़ी है, तो ये एक्सटर्नल है, कौन सा इंडिकेटर है। कहता ऑब्सिलेंस ऑफ 1 और मोर एसेट, भाई ये हमारा मसला है, सही है ना, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन हम उधर तक पहुंचे ही नहीं है, तो ये ऑब्सिलेंस किसका मसला है, ये इंटरनल फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है भाई। अच्छा जी, उसके बाद आई कहता डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ 1 और मोर एसेट्स, ये तो हमारा मसला है, हमारे एसेट का मसला है ना, अंदर की बात है जी। डी कहता है इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट यूज टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, तो भाई ये बाहर का मसला है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, कौन सा है भाई जी, ए और डी। टेबल बेशक पढ़ लें भाई। ये बताएं जरा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये सेम इस तरह का क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं अभी जी, बता सकते हैं भैया, बता सकते हैं यार, कर लेंगे
इस क्वेश्चन में पता उसने क्या किया, बहुत आसान है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लो खुद बता दी उसने 2.6 मिलियन, तो आसान है। और भैया एसेट जो है 2.7 मिलियन का ऑफर आई है, यानी फेयर वैल्यू है ये। कहता कितने का, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट लेस डिस्पोजल कितनी है 50,000, 2.7 27 लाख में से 50 लाख माइनस कर दें तो 2.65 मिलियन आएगा। तो दोनों में से बड़ा क्या है 2.65 मिलियन को इसके साथ कंपेयर करें 3 मिलियन के साथ, जवाब क्या आएगा 3.5 लाख। कितना आएगा भाई जी, मेरा ख्याल है यही जवाब है इसका, 3.5 लाख ही है ना भाई जी। अच्छा जी, ये 15 और 16 सेम तरह के क्वेश्चन है, मैं 16 करवा रहा हूं। कहता जी 16 में क्या है, कहता व्हाट इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस। क्या बताया भाई जी, कैरिंग अमाउंट हर एसेट की दी है, मुझे इधर बताएं। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी फिर मसला है, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट इधर ज्यादा है भाई, ज्यादा है जी। दोनों में से हायर क्या है, दोनों में से हायर क्या 160 या 180, 180। तो कंपैरिजन किससे करना 180 से। तो लॉस कितने का है एसेट ए पे, चन बुक वैल्यू से कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट को। ये रिकवरेबल अमाउंट है जिसके साथ रेड किया हुआ है मैंने। नहीं, ये 16 देखना है, 15 आप खुद करेंगे जी। तो ये आएगा मेरे भाई, इसका और इसका कंपैरिजन करना है। 60 का लॉस है, कितने का जी भैया, बी एसेट 60, भाई उसकी औकात बहुत ज्यादा है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट तो ये दोनों में से ये हायर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। सी पे आए भैया, कैरिंग अमाउंट 80 है, कैरिंग अमाउंट कितनी है और रिकवरेबल अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, ये हायर है। अच्छा जी, औकात है जी 60 की, ये ज्यादा है, पड़ा कितने पे है जी, तो कितने का लॉस टोटल बताएं भैया 140 मिलियन। ओके ओके, अच्छा जी। इधर उसने रिकवरेबल अमाउंट पूछी है, कितनी पूछी है, रिकवरेबल अमाउंट पूछी है भाई। अच्छा जी, ये वाला टेस्ट में आया था। अच्छा चलें, कहता व्हीकल की कॉस्ट कितनी है 10 मिलियन। कहता जी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। कहता फ्रॉम फॉलोइंग द एक्सीडेंट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है यार, कितना अच्छा है। विद द व्हीकल वॉज रुपीज कितना, कहता था एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो एसोसिएटेड 3.4 मिलियन है। कहता एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है, तो भाई कितने का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए किताबों में जी, बोले। कहता और सॉरी, कहता व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, माजरत, कहता व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट तो दोनों का हायर होगी ना, 6.5 मिलियन इज द आंसर। 6.5 मिलियन क्या है भैया, ये जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आए भाई। कहता व्हाट अमाउंट वुड बी चार्ज्ड, एंड पे लिखा हुआ ये, कहता व्हाट अमाउंट वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द इंपेयरमेंट ऑफ दिस एसेट। कब करनी है, 30 सितंबर 2024 में जी। भाई एसेट जो है कहता है एक्वायर किया 1 अक्टूबर 2019 पे, कॉस्ट कितनी है 100 मिलियन। कितनी कॉस्ट है भैया, अच्छा जी। कहता जी उसके बाद कहता यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। कहता रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। कहता द एसेट हैज बीन करेक्टली डेप्रिशिएटेड अप टू 30 सितंबर 2024, यानी कितने साल गुजर गए 2020 तक 1 साल, 30 सितंबर 2020 तक 1 साल, 30 सितंबर 21 तक 2 साल, 30 सितंबर 2022 तक 3 साल और 30 सितंबर 2023 तक कितने साल भैया, 20, 21, 22, 23, 24, कितने साल गुजर गए भाई, 5 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए भैया, अच्छा जी। और मेरे भाई अगर 5 साल गुजर गए हैं तो टोटल तो था कितना 10 ईयर्स। तो भैया एक्यूमुलेट कितना एसेट डेप्रिशिएट हुआ 5 साल, तो 5 साल ही पीछे हैं, तो बुक वैल्यू तो 50 नहीं आ गई भाई इसकी। करके देख लें, 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 साल टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 साल गुजर गए, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 50 मिलियन है, तो 100 में से 50 माइनस करें बुक वैल्यू आ जाएगी। एग्री। क्या था एट दैट डेट एसेट वाज डैमेज, एसेट क्या हो गया भैया, एंड इंपेयरमेंट टेस्ट वाज परफॉर्म ऑन 30 सितंबर। लाइक विद लाइक चलते हैं भाई, एसेट कब डैमेज हुआ 30 सितंबर। बुक वैल्यू क्या हमारे पास उस तारीख की है भाई, यस है। क्या था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेस कॉस्ट टू सेल, ये कितना है भाई 30 मिलियन। कितना है भैया, एंड द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज कहता वो है 8.5 मिलियन पर एनम। सही है भैया, पर एनम का मतलब साल होता है, क्या होता है भैया, साल होता है।
अच्छा ये तो हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 30 मिलियन है, लेकिन वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। अच्छा जी, कहता जी द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट फैक्टर 10% है, कहता एंड आ 5 ईयर एनविटी ऑफ ₹1 पर एनम, एनविटी फैक्टर खुद बता रहा है। कहता जी अगर मैं इसे पर एनम 1 करूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी इस फैक्टर की, 3.79। कितनी होगी भैया, एनविटी फैक्टर उसने खुद बताया हुआ है, क्या किया हुआ है भाई, खुद बताया हुआ है, क्या किया है भाई, 0 के ऊपर तो 1 नहीं होगा ना, डिस्काउंट फैक्टर आज पहले दिन तो 1 नहीं होता है, और साल के एंड पे फिर -1 करते हैं हम, 2 पे आके -2, 3 पे आके -3। कहता ये मैं आपको खुद बताता हूं, कहता मैंने क्या किया, मैंने 1 को इस तरह पकड़ के इसे इसका डिस्काउंट फैक्टर लगाता गया, तो मेरे पास एनविटी फैक्टर कितना आया, 3.79। अगर आपने एनविटी फैक्टर कैलकुलेट खुद करना है तो कर लें, वो भी इतना ही आएगा, वो भी इतना ही आएगा मेरे भाई, वो भी क्या आएगा, इतना ही आएगा, करके देख लें बेशक। ये वाला फॉर्मूला लगाएं एनविटी फैक्टर का, मुझे नहीं पता आप कौन सा यूज करते हैं, ये वाला यूज कर लें भाई जी, -5 डिवाइडेड बाय 0.10, यही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये एनविटी फैक्टर है। अगर आप 1 की बजाय इधर मल्टीप्लाई कर दें, सेम है ना कैश फ्लोज हर साल के, तो 8.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जवाब बताएं कितना आता है। इधर 1 की जगह 8.5 से मल्टीप्लाई कर दें भाई एनविटी फैक्टर के साथ जी, कितना, 32.215 आता है जी, ठीक है। कहता व्हाट वुड, नहीं ये गलत नहीं, हाँ चलें ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया भैया, वैल्यू इन यूज आया। अब आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 30 मिलियन, ये है 32.215, तो हायर क्या है, वैल्यू इन यूज। तो मेरे भाई 50 में से देखें आपका एसेट इस टाइम उसकी बुक वैल्यू है 50, कितनी है भैया 50, बुक वैल्यू एसेट की है जी 50 मिलियन, और रिकवरेबल अमाउंट है मेरे भाई जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है 30, और भैया वैल्यू इन यूज कितनी है 32. तो इन दोनों में से हायर क्या है ये, तो भाई हमारे एसेट की औकात इतनी पड़ा इतने पे है, तो कम कर दें भाई इसे, 17 पॉइंट समथिंग आएगा जी। अच्छा जी ओके, यार ये तो आसान है, उसने प्रेजेंट वैल्यूज खुद दे दी हैं, कितना अच्छा बंदा है यार ये, उसने आगे 3 सालों की प्रेजेंट वैल्यूज खुद दे दी हैं, ऐसे ही है भैया, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, और मेरे भाई बुक वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है, बुक वैल्यू उसने खुद दी हुई है, बुक वैल्यू उसने क्या की है भैया, ये खुद क्वेश्चन में दी हुई है। अच्छा जी, एज एट 1 अप्रैल 2013 पे, ऐसे ही है, सही है सर। अच्छा जी, कहता डेप्रिसिएशन का रेट है 12.5%, कहता था प्लांट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक टू मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इस प्लांट से स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है, विच हैज बीन सफरिंग अ स्लो डिक्लाइन इन सेल्स, जिसकी सेल में थोड़ा सा मतलब सेल उसकी कम हो रही है। ML has estimated that the plant will be retired from use on 31 मार्च 2000 क्या मेरे भाई 17 पे, कहता ये क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, यानी इससे कैश फ्लोस कितने आएंगे आगे, बोले शाबाश, कितने कैश फ्लोस एक्सपेक्टेड है मेरे भाई, बोलें जल्दी 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 शाबाश। इधर देखें उसने पूछा है आपसे, उसने पूछा है कि जी एट व्हाट शुड द प्लांट अपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 31 मार्च 2014 पे प्लांट कितने पे आना चाहिए भाई, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट इनका कंपैरिजन करेंगे, सही है। तो उस पे अगर बुक वैल्यू ज्यादा हुई तो रिकवरेबल अमाउंट पे प्लांट को रिकॉर्ड करना है। लेकिन इधर देखें भैया ये तो उसने हमें खुद बता दिया, उसने 15, 16, 17 की प्रेजेंट वैल्यू खुद बता दी है कैश फ्लोस की, ऐसी है सर। और भैया ये देखें, कहता जी ये है जी, अगर राइवल कंपेटिटर आपका प्लांट परचेज करे कितने का करेगा, 200 मिलियन का, तो भाई इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, और ये क्या है, वैल्यू इन यूज है, ये हायर है। लेकिन इधर देखें ये जो आपको कैरिंग अमाउंट दी है ये साल के शुरू में दी हुई है, इसे कम कर सकते हैं आप, 248 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, तो बुक वैल्यू बताएं कितनी है जी। बुक भाई देखे ना, इस तारीख पे लेके आए ना बुक वैल्यू का, लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं करना। कैश फ्लोज आपको 3 सालों के दिए हैं, 15, 16, 17, सही है, तो पहले इस तारीख तक लेके तो आए, सही है सर
जी मेरा तो ख्याल है 2 साल करने पड़ेंगे। 31 मार्च 2014, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक, 31 मार्च तक लेके आना है ना। 31 मार्च 2014 से लेके अगले आने वाले साल में ये कैश फ्लो आएगा। फिर भैया 2000 अगले साल, उससे अगले साल में ये, उससे अगले साल में ये, तो एक साल मजीद एसेट को डेप्रिशिएट करके बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। जी सर 214, बुक वैल्यू है 214 पॉइंट बस भाई, वही मिलियन ही यार। ये तो तुमने मुझे बताई है प्रेजेंट वैल्यू, चांद क्या कर रहा है, बुक वैल्यू बता। बुक वैल्यू है 248, 248 को मल्टीप्लाई करो, मजीद इसे कम कर दो ना 12.5% से, 217, तो बुक वैल्यू 217 है और इन दोनों में से हायर ये है, तो कितना एसेट किस पे आएगा, 214.6 पे आ रहा होगा। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से हायर क्या ये है, हमारे एसेट की औकात इतनी है और पड़ा 217, 248 स्टार्ट पे डेप्रिसिएशन है, तो एक साल की मजीद डेप्रिसिएशन करके 30 सितंबर 14 तक लेके आओ इसे। ओके भाई, अच्छा जी, तो इसका जवाब क्या है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय IAS 36, जी बताएं। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, यार इसके लिए ना एक स्टैंडर्ड है IFRS 5, क्या IFRS 5, ये आप FA2 में जाके पढ़ेंगे, ये इसको डील नहीं करता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट, जी भाई बताएं, इंपेयरमेंट आएगी भाई इस पे, जो कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है आएगी। सर मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू, इस पे तो इंपेयरमेंट होती नहीं है, और भैया इन्वेंटरी पे वैसे ही नहीं है, वो तो होती है लेकिन अपना ये IAS 2। हाँ अगर कहता है इंपेयरमेंट है, अगर कहता है इंटेंजिबल एसेट IAS 38 वाला, उस पे भी आती है। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 36 इंपेयरमेंट। सर ये आपने ना पेज 31 पे स्कोप हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये वही वाला MCQs है, ये कर लेंगे भाई, कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ जी जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 36 इंपेयरमेंट, जी मेरे भाई इसका जवाब देखना यार, 21 नंबर का क्या है, 21 का सी है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका सी जवाब है, शाबाश, यही बनता है ना, इस पे तो होती नहीं है। जी 22 पे आए, कहता व्हेन शुड एन इंपेयरमेंट लॉस बी रिकॉग्नाइज्ड, भाई जिस टाइम हो गया तो उसी टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इमीडिएट बेसिस पे रिकॉर्ड करें जब लॉस आ गया, सही है ना भाई, इमीडिएट करें ना, जिस टाइम लॉस आ गया उसे रिकॉर्ड करें। कब कब लॉस आएगा, आप अकाउंट रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे आके इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे, सही है। अगर आपको लगा आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से, तो लॉस रिकॉर्ड करें इमीडिएटली आप। ओके भाई जी 23, कहता वैल्यू इन यूज क्या होती है, अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं जी। कहता डिस्काउंटेड, अनडिस्काउंटेड नहीं, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, अनडिस्काउंटेड नहीं, ये गलत है, ये दोनों गलत है। कहता जी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज एंड डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जी भाई बोले। फ्यूचर कैश फ्लोज है ना, ये हिस्टोरिक इधर लिखा हुआ है, बाकी सारा सेम है, तो फ्यूचर कैश फ्लोज जवाब है, ये भी सारा सेम है लेकिन इधर हिस्टोरिक लिखा है। हिस्टोरिक का मतलब है पुराने, हमें तो भाई फ्यूचर के, हमें जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था हमने अभी 30 सितंबर 14 पे हमने इंपेयरमेंट टेस्ट किया, तो 14 से ऑनवर्ड्स कैश फ्लोज लेने हैं, ऐसे ही है भैया जी, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, ये अच्छा MCQ था ये वाला। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा किया फिर जी, मैंने ही बनाया था टेस्ट। तो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसीडर व्हाइल कंप्यूटिंग, क्या मेरे भाई, वैल्यू इन यूज, जी मेरे भाई किसको आपने कंप्यूट नहीं करना। कहता एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दीज कैश फ्लोज, भाई इसको तो करना है, वैल्यू इन यूज के टेबल में पढ़ लीजिएगा जाके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, भाई इसको करना है। मार्केट रिस्क फ्री, ये तो करना है। द प्राइस फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी, भाई ये तो आपको पता है डिस्काउंट फैक्टर में दो चीजें देखनी होती हैं आपने, तो ये दोनों चीजें आ गई, बी और सी वही बात कर रहे हैं। तो भैया ये बताएं रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आती है कहीं, नहीं, इसको इग्नोर करना है, ये नहीं आता वैल्यू इन यूज में, टेबल पढ़ लीजिएगा, डी जवाब है। कहता जी इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज द डिस्काउंट रेट फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी, जी बताएं भाई प्री टैक्स रेट लेना है आपने, और रिस्क कौन सा होना चाहिए, अपना के किसी और का, जी स्पेसिफिक रिस्क। कहता जी प्री टैक्स रेट ये वाला और ये वाला, अच्छा प्री दैट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट असेसमेंट ऑफ
मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड स्पेसिफिक रिस्क टू द एसेट। भैया ये मार्केट असेसमेंट होती है, एंटिटी असेसमेंट होती है? जी भाई बोले, मार्केट असेसमेंट है या ये तीन के साथ प्री का लफ्ज लिखा है? जी बोलने, जल्दी जल्दी बोलना है, शाबाश जी। मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है जी। ए जवाब है भाई इसका जी, ए ही है ना? ये तीन पे टिक लगा दी है मैंने यार, ए है। ये मार्केट असेसमेंट के लफ्ज को क्या कर लें भैया, हाईलाइट कर लें, ठीक है जी भाई। और रिस्क किसका होना चाहिए भैया? एसेट का, अपने वाले का, ठीक है भाई। और मार्केट असेसमेंट होनी चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मार्केट में अब 1 रुपया जो है वो अपनी वैल्यू कितनी फ्यूचर में लूज कर रहा है, ये वो होता है इसका मतलब। कहता व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज लेस देन कैरिंग वैल्यू, तो कहता रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, क्या है? और कैरिंग ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो भाई द एसेट इज, बताएं हैं? कहता व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन, सॉरी ये लेस है, तो भाई फिर एसेट क्या होगा? लेस देन का मतलब क्या है भैया? बुक वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो एसेट क्या हो जाएगा? इंपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? इंपेयर हो जाएगा। इसका मतलब है सादा अल्फाज में इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। इस तरह पढ़ लिया करें ना, जिधर मुंह खुला हुआ है वो ज्यादा है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल इंडिकेशन, इंपेयरमेंट के इंटरनल इंडिकेशन बता दें कौन कौन से। कहता डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, भाई मार्केट वैल्यू तो एक्सटर्नल है। वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड, जी एक्सपेक्टेड किससे? प्लांट से ना, जो एसेट है आपका। कहता है इंक्रीज इन मार्केट, ये तो भाई एक्सटर्नल है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, ये तो भाई एक्सटर्नल है ना जी, मार्केट में लोगों ने नई चीजें, प्लांट से नई चीजें बनाना शुरू की हैं, एक्सटर्नल है, तो जवाब बी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन, एक्सटर्नल बताना है भैया आपने। कहता है जी 27 का मेरे भाई बी 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 बी, वो निशान से जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, बी बी जी, बीटा। एक्सटर्नल बता दें भैया कौन से? एक्सटर्नल भाई एक्सटर्नल तो इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नजर आ रहा है मुझे, ठीक है ना? 29 कहता अंडर IAS 36 कहता विच व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, जी बताएं भाई। हायर होगी ना, ये मेरा ख्याल रिपीट हो रहा है, ये वाला ये रेपिटेशन है भाई, ये रिपीट हुआ है, पहले भी रिपीट हुआ है ना ये वाला। इफ यस देन डिलीट इट, फिर किताब से निकलवा देंगे जी। 30 नंबर पे आए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एट कॉस्ट टू सेल, जी बताएं। कहता कॉस्ट टू सेल में से जब आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है ना, कहता उस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या चीजें नहीं आती, तो भाई मुझे बताएं कॉस्ट टू डिसमेंटल तो आएगा। कहता ऑक्शनर्स फी, वो जो भाई बोली शोली लगवाते हैं ना, को भाई आप वो एक बंदा कहता जी मैं एसेट इतने का लूंगा, फिर वो टक टक करते हैं 3 2 1, वही उस पे फी होती है। अच्छा कहता वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। स्टैंडर्ड वेजेस का मतलब फिक्स वेजेस होता है, तो भाई ये फिक्स कभी भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट, भाई ये तो फिक्स है ना, ये डिसीजन की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट तो होता है भाई, तो इसका जवाब है सी। अच्छा जी, आप मेरे भाई आए 31 पे। कहता है इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड देन रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? फिर वैल्यू इन यूज होगी। 32 पे कहता है व्हेन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो शुड नॉट इंक्लूडेड, जी भाई फ्यूचर कैश फ्लो की वर्किंग में क्या नहीं आएगा? बेनिफिट्स फ्रॉम डी पढ़ लें, रीस्ट्रक्चरिंग आएगा भैया? ये तो नहीं आएगा ना, हाँ वो नहीं आएगा ना, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग तो इग्नोर करना, टेबल में पढ़ लीजिएगा जी। भाई ये मेंटेनेंस ऑफ एसेट, ये तो रिपेयर मेंटेनेंस तो आता है आउटफ्लो के तौर पे। ये सेल ऑफ इन्वेंट्री, भाई ये सेल ऑफ इन्वेंट्री वो नहीं है जिसके पहले पैसे लेके आपने इनकॉर्पोरेट की है। सेल ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है इनफ्लोज जो आपको आने हैं, चीज को बेच के इनफ्लोज फ्यूचर में। 33 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जो नहीं आने, तो भाई क्या नहीं आएगा? कैश फ्लोज ऑन इनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, भाई इनहांसमेंट वाले कैश फ्लोज जो है ना, है तो कैश फ्लो लेकिन वो लाइक विद लाइक नहीं है। बुक वैल्यू आप पुराने वाले की निकाल रहे हैं तो उसमें इनहांस थोड़ी करना है आपने, नवा नकोर एसेट करके तो आप कंपैरिजन थोड़ी होगा। बुक वैल्यू पुराने की है और उधर कैश फ्लोज आप नए वाले इनहांस करके ले रहे हैं,
सही है, ये याद है ना जब समझाया था। 34 कहता व्हेन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू इज कैरिड आउट एन इम्पेयरमेंट टेस्ट इज मेजर्ड एट, जी बोले इम्पेयरमेंट टेस्ट मेजर होता है, बोले वैल्यू इन यूज, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, भाई रिकवरेबल अमाउंट है ना। रिकवर इम्पेयरमेंट टेस्ट जब करते हैं तो उसमें क्या चीजें, दो चीजें भाई, कॉस्ट का कंपैरिजन किससे करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट के साथ। किसके साथ करते हैं, अच्छा जी। 35 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इन एक्सटर्नल इंडिकेटर्स दैट एसेट ऑफ एन एंटिटी में बी इम्पेयर्ड, जी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा है भाई। कहता इंक्रीज इन सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट, जी कहता अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो गया तो भैया ये एक्सटर्नल है। कहता डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट, ये इंटरनल है। अच्छा जी, कहता फिजिकल ऑब्सोलेंस इंटरनल है, फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग तो होता ही नहीं है ना, तो इसका जवाब है ए। 36 पे आए, कहता अंडर IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, फिर क्या होगा भैया, जी ये तो बार फिर वही होगी। 37 पे आए, कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सटर्नल इंडिकेटर दैट वन और मोर ऑफ एन एसेट्स एंड दैट एंटिटीज एसेट्स में बी इंपेयर्ड। एक्सटर्नल के बारे में पूछ रहा है और दो पूछ रहा है भाई, दो बताने और जल्दी बताएं, शाबाश। कहता है यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, भाई ये बिल्कुल एक्सटर्नल है और प्राइसेस गिर रही हैं। कहता है भैया एविडेंस ऑफ ऑब्सिलेंस ऑफ वन और वो, ये इंटरनल है। कहता है डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंटरनल है, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट ये एक्सटर्नल है। देखा यार थ्योरी पढ़ी हो ना बंदे ने अच्छी तरह तो ये सारी चीजें खुद ब खुद कवर हो जाती हैं। 38 में आए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लो शुड नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। कहता कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ये तो है, इनकम टैक्स पेमेंट्स नहीं आती। कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस, भाई ये तो इनफ्लो के तौर पे आएगा ना, जो याद है ना डेवो की एग्जांपल दी थी, जितने पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे उससे आने वाला रेंट जो है वो क्या होगा, फेयर जो है वो इनफ्लो होगा, और खर्चे रिपेयर मेंटेनेंस ड्राइवर की सैलरी ये वो। अच्छा जी, ये रिपेयर मेंटेनेंस। भाई 39 पे आए, कहता जी व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस ऑन द प्लांट, जी इंपेयरमेंट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं जी, बताएं भाई। कैरिंग अमाउंट एसेट की 31 दिसंबर पे कितनी है, 1.5 मिलियन, जी फेयर वैल्यू कितनी है 9 लाख रुपया, एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है भैया 50,000। तो मुझे बता दें भाई ये तो 850,000 हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जी रिकवरेबल अमाउंट का एक जवाब है वैल्यू सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है भाई 850,000। कहता जी ए न्यू प्लांट, यार ये तो इररिलेवेंट है, ये मेरा ख्याल रिपीट तो नहीं हो रहा। कहता कैश फ्लोज फ्रॉम हाँ उधर 3 लाख था शायद। आप मुझे बता दें भाई इस एसेट ने आगे कितना इस्तेमाल होना है, हाँ नेक्स्ट 4 ईयर्स। जी कहता कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स भाई कितने हैं 350,000। तो एन्युटी फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, एन्युटी फैक्टर के साथ इसको क्या कर दें, अगर एन्युटी फैक्टर नहीं लगाना आता या नहीं उस तरह कैलकुलेशन करना तो फिर 1 2 3 4 सालों हर साल 350 50 50 50 लिखे नेट कैश फ्लोज को। एन्युटी फिर एन्युटी फैक्टर नहीं, फिर डिस्काउंट फैक्टर जो है पहले साल लिखे 1.10 -1, फिर दूसरे साल 1.10 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। वरना इस तरह कैलकुलेशन कर लें आप 350,000 जी 1 माइनस इधर -4 लिखते हैं। कुछ बच्चे इसको नीचे भी ले आते हैं -4 को, वो भी ठीक है। खैर जी बताएं भी जवाब क्या है वैल्यू इन यूज का, ये आएगा कुछ 7 कोई 11 समथिंग आएगा। 11,094 हाँ ये इतना ही बनता है 11,09,452 जी। ये है रिकवरेबल अमाउंट, ये हायर है, क्या है जो हायर होता है वो रिकवरेबल है भाई। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो 8.5 लाख है, और भाई एसेट पड़ा कितने पे हुआ है बुक वैल्यू पे, कितने पे वो कितनी है, तो भाई हमारे एसेट की औकात इतनी पड़ा ज्यादा पे, तो इसको क्या करना है कम कर दें, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर दें। जवाब आएगा मेरे भाई 4 समथिंग कितना 390।
राउंड ऑफ, उसने अप्रॉक्स ही पूछा ना, उसे भी पता है सही नहीं आना, इसलिए उसने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। ओके है भाई। अच्छा जी, आए जी इस पे 40 कहता है अप्रॉक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस बता दें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है। कहता प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 3.3 मिलियन 31 दिसंबर 2021 पे, ठीक है भाई। कहता फेयर वैल्यू है 2.4 मिलियन और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है भैया 0.1, इसका मतलब है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है 2.3 मिलियन। कहता कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट अगले 4 सालों में कितने हैं 0.7 पर एनम, कितने हैं भैया, इस पे एनवीडी फैक्टर लगा सकते हैं, 0.7 पे एनवीडी फैक्टर लगा दें। अच्छा जी, और कहता है ये एसेट चौथे साल के एंड पे कितने का बिक जाएगा, इधर देखें ये 0.6 का, इसको किधर लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 पे लिखना पड़ेगा जाके, इसको किधर लिखना पड़ेगा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, प्रोसीड्स फ्रॉम एनविटी फैक्टर का जो जवाब आया उसमें ये 0.6 वाला, ये डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा भाई इधर एट द रेट, नहीं इसका डिस्काउंट लगाए ना 1.10 माइनस 4, इसको भी ऐड करना ना, वो जो एनविटी फैक्टर से जवाब आता है जी, ये आता है 1.10 माइनस 4 करके क्या जवाब है 0.68, इस तरह कुछ आता है मेरा ख्याल है। (1.10 माइनस 4 करें बेटा, जी जी 0.68, अच्छा जी बताइए कितना आता है 0.39 या 4 समथिंग आ रहा होगा 0.40, ठीक है सर। एनविटी फैक्टर से जो जवाब आया उसके अंदर ही ऐड करना है ना भाई, अगर आपने एनविटी फैक्टर नहीं लगाना तो फिर आपको पता है प्रोसीड्स और भी कुछ होंगी, सॉरी इनफ्लोज इसके अलावा भी कुछ हैं क्या, हर साल फिर 0.77 करते जाएं, फिर इधर भी लिखें इधर भी लिखें इधर भी लिखें, इधर भी 0.7, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। फिर इधर तो 0.7 के हिसाब से आपके पास कैश फ्लोज आ जाएंगे, कैश फ्लोज का जवाब होगा 0.7 0.7 0.7 ए का, इधर कितना होगा 1.3, ठीक है। और डिस्काउंट फैक्टर फिर हर साल का 1.10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ओके सही है। नहीं तो सिर्फ इसको ये करें और एनविटी फैक्टर लगा के वो जो जवाब आएगा उसमें ये ऐड कर दें, भाई दोनों से सेम आएगा जी। कितना आता है जवाब वैसे, नहीं नहीं टोटल भाई, एनविटी फैक्टर वाला जवाब और ये वाला दोनों ऐड कर दें ना, वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू बता दें कैश फ्लोज की, कैलकुलेटर दिखा, क्या है 0. रहन दो छोड़ो दफा करो, 0.63 2.63 आता है भाई, कितना आता है, अच्छा जी 2.63 ऐसे ही है भाई, अच्छा जी। और मेरे भाई जो फेयर वैल्यू है वो कितनी थी, वो तो आती है 2.3 मिलियन, कितनी है जी बताएं, ज्यादा क्या है रिकवरेबल अमाउंट, 2.63 ज्यादा है ना भाई जी, तो कैरिंग अमाउंट कितनी है बोल लें 3.3 एसेट 3.3 पे है, और मेरे भाई रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 2.63, हमारे एसेट की औकात कितनी है 2.63 की है, ऐसे ही है ना। लेकिन मेरे भाई किताबों के अंदर कितने से आ रहा है 3.3, तो कम कर दें इसे, तो ये आएगा मेरे भाई 0.7 आएगा यार, तो वो 0.67 का मतलब 0.7 अप्रॉक्स ही है ना, ठीक है ना। हमारे एसेट की औकात कितनी है 2.63 की, बुक वैल्यू कितनी है, तो कितना कम करना है, इस 0.67 का मतलब क्या है जी, बहुत अच्छे, अच्छा जी। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर्स भैया जी, कहता जी एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द एसेट्स मार्केट वैल्यू एक्सटर्नल है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल है,
कहता है एविडेंस एसेट डैमेज हो गया, यस इंटरनल। एविडेंस एसेट परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, इंटरनल। ठीक है भाई, चलें जी। ये अब हमारा क्या हो गया, हाँ छुट्टी। लेकिन ना एक मिनट रुके जरा, रुके जरा, अभी 1 मिनट यार, ये जरा थोड़ी तसल्ली करनी है। अगर मैं इम्पेयरमेंट में जाऊं, इम्पेयरमेंट में जाके एक चीज मेरी नजर से अभी गुजरी है, एक चीज मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरी नजर से गुजरी है अभी, जो किधर थी ये तो यार, वो थी IS 36 ही था शायद। अच्छा जी यार, वो स्कोप था IS 36 का, स्कोप वाला पेज कौन सा है भला? पेज नंबर 313। ये मेरा ख्याल लेक्चर हमने 30 में था, ये लेक्चर 30 में था। 1 मिनट रुकिएगा बस। अच्छा भाई, आपने मंडे वाला लेक्चर जो मैंने प्लान शेयर किया ना, मंडे वाला लेक्चर लेके आपने एक होमवर्क करना है। आई कैप का पास पेपर है, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है, वो मिड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन है, मिक्स किया हुआ है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, यकीन करें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 हैवी क्वेश्चन है वो। जी सर, वो नोट करना है आपने यार, वह मिल नहीं रहा। चले फिर इंशाल्लाह देखूंगा, कोई 2-3 छोटी छोटी सी चीजें रह गई हैं। आइए 36 में है, दिखाएं जरा, किधर है ये, इंडिकेटिंग एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड। अच्छा, ये ना स्कोप ऑफ IS 36 भी आपने पढ़ना है, इसको मैं इंशाल्लाह, फिर ये थोड़ा सा रह गया, आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड, ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं फिर आपको रीड आउट करवा दूंगा, बस ये आपने करना है, बाकी तो सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। ये प्लीज पढ़ाइएगा भाई। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरा ख्याल है कोई स्प्रिंग 21 में है, IS 16 में होगा क्वेश्चन नंबर 18। ये आपने मंडे वाला लेक्चर लेके सॉल्व करना है। और एक होमवर्क आपने करना है, वो बुक ओपन कीजिएगा, IS 40 का हमारी बुक में जो क्वेश्चन बैंक है ना आई कैप का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, स्नेक लिमिटेड के नाम से, शायद स्नेक लिमिटेड के नाम से होगा, IS 40 नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये मेरी नज़र से तो गुजरा था, ऐसे तो नहीं है कि, हाँ ये स्नेक लिमिटेड, ये है मेरे भाई लेक्चर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3, स्नेक लिमिटेड। ये आपने 2 होमवर्क करने हैं भाई, ठीक है जी। एक आपने स्नेक लिमिटेड वाला IS 40 का क्वेश्चन करना है, और एक आपने ये लेक्चर नोट्स का, पेज नंबर बता दें, 311। और भैया आपने आई के आपका पास पेपर IS 16 का क्वेश्चन नंबर 18, पेज 195, मेरा ख्याल है ये है ऑटम 21 होगा, 21 में आया होगा, 22 के चले, ये क्वेश्चन 18 है, ठीक है भैया। इसका नाम क्या है, हाँ गनू कैश लिमिटेड, हा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिक्स की है और मिड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन है। पहले आप मिड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन वाला लेक्चर लेंगे जो मंडे को लेना, फिर करना है ये। चलें, अल्लाह हाफिज।